the webinar Life Skills for Success in Life and Career. This webinar is being organized by Professor Rajendra Singh of Rajju Bhaiya Smriti Sansthan, New Delhi. Professor Rajendra Singh of Rajju Bhaiya was a brilliant scientist and worked as a professor in Allahabad University, Prayagraj, for more than 20 years. He was first Sarsanchalak of RSS. Rajju Bhaiya has been ideal for lakh and lakh of people of India. This year is ending a birth centenary year. To mark our respect, we are remembering the learnings given by him. On this occasion, we are launching a series of webinars on life skills based on the curriculum prescribed by UGC. There shall be 4 webinars every Saturday. At the same time, 1 webinar every Saturday, 4 in a month, by the different experts of the subject. The webinar is being sponsored by Rail EduTech Private Limited, a company working in mission employment of the youth by training them in professional skills and entrepreneurship. We have invited Mr. Anshumali Sharma to conduct the first in the series webinar, who is well-known educationist presently working in KK College in Lucknow. He possesses wide experience in the field of education and social welfare. Mr. Sharma is unique combination of academics as well as activism in the field of children and youth through Human Unity Movement and National Service Scheme, popularly known as NSS. He has worked to educate and empower both the elite as well as the needy, unprivileged society of the section of the society. He trained trainers of UP on various issues related to youth and life skills. On behalf of Rajju Bhaiya Smriti Sansthan, I welcome to all the participants and request Mr. Anshumali Sharma to kindly start with his presentation. Welcome, Mr. Sharma. जी नमस्कार सिंह साहब। सभी मित्रों को जो आज के इस वेबिनार से जुड़े हैं, जो कि जीवन कौशल से संबंधित है, जीवन कौशल या लाइफ स्किल जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि आज के समाज में हमें बहुत ऐसे संस्थानों से आत्महत्या की खबरें मिलती हैं जो कि शीर्षस्थ संस्थान हैं देश के, चाहे वो IITs हों, चाहे वो IIMs हों, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हों। इस तरह के संस्थानों में जो हमारी क्रीम, युवाओं की जो क्रीम है, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट यूथ है हमारा, वो ऐसे संस्थानों में जाता है। और जब ये यूथ मजबूर होकर आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में पीड़ा होती है। हमें ये लगता है कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेलेंट था। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारे जो यूथ होते थे, जो बच्चे होते थे, उन्हें अपने घर से ही बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाती थी। चाचा चाची होते थे, बुआ होती थी, ये सारे लोग होते थे। कहीं पर कोई परेशानी होती थी, कहीं कोई दिक्कत होती थी, तो ये लोग सेफ्टी वॉल्व के जैसे काम करते थे। या बाबा दादी भी होते थे। ये लोग बाबा दादी के साथ या पापा मम्मी के साथ बच्चे आज के जैसे टीवी देखते हुए नहीं सोते थे। बच्चों को सोने से पहले कहानियां सुनाई जाती थी और उन कहानियों के माध्यम से बहुत से मूल्य उनके मन में प्रतिस्थापित कर दिए जाते थे। तो इस तरह से इन कहानियों के माध्यम से लाइफ स्किल या जीवन कौशल, जो कि जीवन में सफलतापूर्वक जीने के लिए, अग्रसर होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्वाभाविक रूप से इन बच्चों के मन में अंकित हो जाते थे और वो उन्हीं के साथ बड़े होते थे। तो जो उनकी अपब्रिंगिंग जिसे हम कहते हैं, वो एक ऐसे माहौल में होती थी जिससे कि उन्हें कोई इस तरह की समस्या नहीं होती थी। परंतु अब जैसे सामाजिक जो संरचना है उसमें परिवर्तन हुआ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं।
और न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जब हम जा रहे हैं तो बच्चों को ये जो उनके साथ एक ये सकारात्मक चीज थी, एक सकारात्मक पहलू था, उससे अब वो वंचित रह जा रहे हैं। हाँ, एक माइक 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 म्यूट कर ले प्लीज, सिंह साहब माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है जी। तो ये जब देखा गया कि जब ये परिवार न्यूक्लियर होने लगे तो उसमें समस्या सबसे बड़ी ये आई कि कोई सेफ्टी वॉल्व बच्चों के लिए नहीं रह गया। बच्चे अपनी परेशानियों के साथ बढ़ने लगे और परेशानियां जब हद से गुजर जाती थी, हद से बढ़ जाती हैं, चाहे वो जितने भी मेधावी हो, परेशानियां किसी के भी जीवन में आती हैं। और किसी का भी जीवन, आप ये जानते हैं कि आजकल के जमाने में किसी का भी जीवन इतना सहज नहीं होता, और सहज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ईसीजी होता है ना, जो दिल धड़कने का जो एक मेजर होता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, यदि आपने वो देखा हो तो उसमें ऊपर नीचे इस तरह से लाइन, एक ग्राफ सा बन के आता है। इसका मतलब वो जीवन के उतार चढ़ाव की ओर इशारा करता है। और आप सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा कि कोई आईसीयू में एडमिट है और उसका जो जो ईसीजी है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है और बिल्कुल से वो एक सपाट रेखा की तरह हो गया। तो ये सपाट रेखा का मतलब ये कि वो उसका जीवन समाप्त हो गया। तो इसलिए मित्रों, ये हर एक युवा को हम में से याद रखना पड़ेगा कि हम ये उतार चढ़ाव से घबराए नहीं, क्योंकि ये सपाट रेखा जो है ना, ये हमारे जीवन को समाप्त करने के साथ ही आती है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला स्वच्छता कर्मी हो, हर एक के जीवन में रोज नए चुनौतियां आती हैं, और उन नई चुनौतियों से कैसे उन्हें निपटना है, कैसे उन्हें उन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए यूजीसी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, इन सब ने अपने बच्चों के लिए लाइफ स्किल्स की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। सीबीएसई में तो ये पहले से चल रहा था, यूजीसी ने भी अब इस बात की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रादर 2020, उसमें ये बात कही गई है कि लाइफ स्किल, और उस पर उन्होंने मैनुअल भी बनाया है। समस्या अभी ये है कि हमारे पास ऐसे शिक्षकों की कमी है जिन्होंने लाइफ स्किल में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। तो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे रज्जू भैया ट्रस्ट की ओर से कि हम कुछ अपने साथियों को, अपने शिक्षक साथियों को जीवन कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, जिससे वो अपने संस्थानों में जाकर बच्चों को, यूथ को जीवन कौशल के बारे में बता सके। अब जैसा मैंने बताया कि ये जीवन कौशल वही है जो हम संयुक्त परिवार में अपने आप सीख लेते थे। ये जीवन कौशल वही है जो सहज रूप से हमारे एक व्यवहार का अंग हो जाते थे और हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब संयुक्त परिवार टूट गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, एकल परिवार आ गए हैं, ऐसे में वो माहौल नहीं बनता। इसीलिए यूजीसी को और बोर्ड्स को ये आवश्यकता पड़ी कि ये लाइफ स्किल्स को आगे लेकर चलने की सोचें। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये जो हम लोग सहजता से सीख लेते थे, ऐसी 10 लाइफ स्किल्स को आइडेंटिफाई किया, उनको देखा और उनको आगे लेकर चलने के लिए मैनुअल्स भी बनाए, लोगों को प्रशिक्षण भी दिए। तो ये 10 कोर लाइफ स्किल हैं जिनको लेकर हम लोग आज यहाँ पर 10 की तो चर्चा नहीं करेंगे, जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि हम लोग इन 10 लाइफ स्किल्स को 4 सेशंस में डिवाइड कर लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इन 2-2 घंटों के सेशंस में हम इन 10 लाइफ स्किल्स को कवर कर सकें, उन सब के बारे में अपने युवा साथियों को बता सकें, जिससे कि वो अपने जीवन में, नित्य जीवन में आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह से
उनका मुकाबला कर सकें और अपने जीवन को आगे सहजता से बढ़ा सकें। मैं अभी पहली स्लाइड पे आता हूं। जी, तो लाइफ स्किल क्या है, ये इसकी जो डेफिनेशन WHO ने दी वो है, लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस इन ए पॉजिटिव मैनर। तो ये क्षमता है, एक जो बदलता हुआ रोज का परिदृश्य है उसमें सकारात्मक तरीके से जो अपने को एडजस्ट करने की, अपना समायोजन करने की जो बात है वो लाइफ स्किल है, which in turn will help you face challenges in your day-to-day life। इनसे फायदा क्या होता है? इनसे फायदा ये होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली चुनौतियों से सहजता से, आसानी से निपट लेते हैं। लाइफ स्किल्स कैन बी लर्न्ड एंड एनहांस्ड थ्रू आउट लाइफ। तो ये जो जीवन कौशल है वो इनके साथ पैदा नहीं होता। ये जीवन कौशल जो है, ये जीवन कौशल जीवन में सीखे जा सकते हैं। लाइफ स्किल्स कैन बी लर्न, और आप उन्हें सीख कर बढ़ा सकते हैं। अपनी जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स की क्षमता को यदि आप सीखें, प्रयास करें तो ये बढ़ सकती है। Rehearsing the life skills in the simple situation makes it easier to utilize them in more complex situation। जब हम साधारण परिस्थिति में लाइफ स्किल को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने विभिन्न परिस्थितियां पैदा होती हैं, और जब हम लाइफ स्किल्स को सीख लेते हैं तो साधारण परिस्थितियों में यदि उनको इस्तेमाल करते हैं, उन कौशलों को इस्तेमाल करते हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती, कठिन परिस्थिति पैदा होती है, तो हमारी वो आदत हो चुकी होती है और वो बड़ी सहजता से कठिन परिस्थिति भी हमारे लाइफ स्किल्स को व्यवहार में लाने के कारण बदल जाती है। तो इस तरह से लाइफ स्किल्स सीखने का हमारे पास कोई ये नहीं है कि यदि हम लाइफ स्किल्स हमारे में बचपन से नहीं है तो हम उन्हें सीख नहीं सकते। इसलिए बच्चों, आप सबको, मित्रों, बच्चों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कार्यक्रम अधिकारी भी जुड़े हैं, मैं देख सकता हूँ, और शाहीन मुझे दिख रही हैं, और भी अभी मैं पार्टिसिपेंट्स में जा नहीं रहा हूं। जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आपसे बात करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शाहीन, थैंक यू फॉर जी। ज्वाइनिंग। ओके सर। सो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की बात अब हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें क्या हम लोग करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिहेवियर चेंज और बिहेवियर डेवलपमेंट अप्रोच में बात करते हैं। जब हम लाइफ स्किल्स को सीखते हैं और कार्य व्यवहार में लाते हैं तो वो बिहेवियर को हमारे बदलती है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अप्रोच आजकल मैनेजमेंट में बहुत पॉपुलर है। तो ये बिहेवियर चेंज जब होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव सारे वातावरण पे, पर्यावरण पे पड़ता है, और एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और सारे युवाओं के लिए एक सकारात्मक वातावरण पैदा हो जाता है। सो इट इज डिजाइन टू एड्रेस ए बैलेंस ऑफ 3 एरियाज। जब हम लाइफ स्किल्स अप्रोच से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा ज्ञान लाइफ स्किल्स के संबंध में बढ़ता है, और जब ज्ञान बढ़ता है तो हमारी मानसिकता बदल जाती है। अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा उन चीजों का तो हमारी मानसिकता कैसे बदलेगी, एटीट्यूड कैसे बदलेगा, नजरिया कैसे बदलेगा। और नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, यूथ का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम इसका ज्ञान अर्जित करें। जिस प्लेटफॉर्म से हमें ये ज्ञान मिल सके, चाहे वो हमारे मैनुअल से मिले, चाहे हमें कुछ यूट्यूब वीडियोस से मिले, या इस तरह के प्रशिक्षणों से मिले, हम उस ज्ञान को अर्जित करें, उससे हमारी नजरिया बदले। और जब नजरिया बदलेगा तो ये स्किल्स हम में आ जाएंगी। वो स्किल्स हमारा जो व्यक्तित्व है उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये अप्रोच जो है, नॉलेज से एटीट्यूड, और एटीट्यूड से स्किल की तरफ बढ़ने की यात्रा है, जिसमें हम सब लोग आज चल रहे हैं।
सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्किल्स क्या है, जीवन कौशल हम क्यों सीखें। आप सोच सकते हैं कि हम क्यों जीवन कौशल सीखें, अभी हमें नहीं पता, और हम क्यों इसके बिना क्यों नहीं हो सकता। तो जीवन कौशल यदि हम ले लेते हैं, हम उन्हें अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, टू बी एबल टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स। जब हमारे सामने कोई संकट होगा, कार्य का, व्यवहार का, हेल्थ का, या कोई भी मुद्दा होगा, तो उसमें हम उनके ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किन किन रास्तों पर हम चल सकते हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लोर कर सकेंगे, उनको खोज सकेंगे आसानी से। और फिर उसके बाद वे प्रॉस एंड कॉन्स, कोई भी हमारा जो एक्शन है, जो हमारा कार्य है, उसके फायदे और नुकसान को भी हम देख सकेंगे, उसके फायदे और नुकसान को भी हम समझ सकेंगे, और उसके हिसाब से हम अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकेंगे। टू बी एबल टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, जिससे कि हमारा जीवन सहज होगा और हम तर्कपूर्ण तरह से अपने निर्णय लेने में सफल हो सकेंगे, टू मेक रैशनल डिसीजंस। क्योंकि जब हम भेड़ चाल से चलते हैं, हम किसी चीज को समझते नहीं है, हम उनको समझे बिना किसी के कहने पे हम कोई निर्णय लेते हैं। ये काम हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी दोस्त कर रही है, ये काम हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा दोस्त कर रहा है, क्यों कर रहा है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो कर रहा है इसलिए हमें करना है, और हम उसके साथ रहना चाहते हैं इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। वो काम हमें पसंद है या नहीं, वो दोस्त हमें पसंद है इसलिए हमें करना है। उसे नो, कई बार नहीं कहने के लिए भी ये कुछ माइक कुछ मित्रों के खुले हैं, मेरा निवेदन है कि माइक्स बंद कर लें। जी। सो नहीं कहने के लिए भी, जब हम जीवन कौशल की क्षमता हमें विकसित हो जाती है, तो हम हर चीज में हाँ हाँ नहीं कहते। ये जो सुना है ना हम लोगों ने, हाँ हाँ करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो आजकल युवाओं में यही है कि हाँ हाँ करते वो प्यार बहुत कर लेते हैं, कभी किसी नारकोटिक एंड ड्रग्स से कर लेते हैं, कभी किसी अपराधी से कर लेते हैं, क्योंकि वो मना नहीं कर पाते, ना कहने की उनमें हिम्मत नहीं होती। तो जब यदि आप लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग लेंगे, तो आप ना कहने की हिम्मत आप में आ जाएगी, ना कहने की क्षमता आप में आ जाएगी, और आपका व्यक्तित्व सिर्फ हाँ हाँ वाला नहीं होकर जब आवश्यक हो तो हाँ कहने की भी हिम्मत कर सकेगा। इसलिए लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और टू बी असर्टिव, कई बार आप अपनी बात कह नहीं पाते क्योंकि आप उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाते। सही बात है, लेकिन हिम्मत नहीं जुट रही है, कैसे कहें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई कुछ और ना समझ ले। तो इसलिए अगर आप अपनी बात को पूरे बल के साथ कहना चाहने की हिम्मत पैदा करना चाहते हैं अपने में, तब भी आपके लिए लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी हैं। अब ये क्या है, जीवन और हम, लाइफ और हम और आप सब, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू बी सोशल, हमें सामाजिक होना पड़ेगा। हम एंटी सोशल नहीं हो सकते, हम समाज से हट के नहीं रह सकते। हम सब युवाओं की बात कर रहे हैं, जो युवा आज जुड़े हैं, सब समाज से हटकर नहीं रह सकते। हमें थॉटफुल होने की जरूरत है, बहुत सी चीजों पर हमें विचार करने की जरूरत है। हम बिना विचारे, कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। तो ये हालत हमारे युवा साथियों की नहीं होनी चाहिए, विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। और एक इमोशनल जो हमें संवेदना होनी चाहिए, दूसरों की संवेदनाओं को समझना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तभी जीवन और हम एक साम्य आपस में बैठा सकेंगे। ये 10 कोर लाइफ स्किल्स क्या है, ये देख लेते हैं। हालांकि आज हम लोग सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी की बात करेंगे, बाकी की बातें अगले 3 उसमें सेशंस में हम लोग कवर कर पाएंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, वैसे 10 को हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
creative thinking, critical thinking, decision making, problem solving, coping with stress and coping with emotions. ये 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जिनकी WHO ने चर्चा करी थी, और ये हम अपने परंपरागत परिवारों में, जो हमारे जॉइंट फैमिलीज थे, संयुक्त परिवार थे, उसमें हम बहुत आसानी से इनको समझ लेते थे, इनको सीख लेते थे और जीवन में उतार लेते थे। इसलिए जो हमारे बड़े हैं उन्हें इतनी समस्या नहीं हुई, और इसलिए लाइफ स्किल्स के कोई कोर्स उन्हें नहीं करने पड़े, पर हमें करना आवश्यक हो गया है बदली हुई परिस्थितियों के चलते। अब हम लोग आते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, हम क्या हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम क्या हैं। इसको बहुत फिलोसॉफिकल टर्म में, दार्शनिक अंदाज में मैं ये नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये तो हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जाएंगे, ये सारी बातें दार्शनिक तौर पर भी पूछी जाती हैं। लेकिन मैं इसको बहुत सांसारिक रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या है सेल्फ अवेयरनेस? क्योंकि यदि ये हमें ज्ञान हो गया कि हम क्या हैं, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में यदि अवेयरनेस हमें हो गई, जो भी हमारे साथी युवा हमसे जुड़े हैं उन्हें यदि ये अवेयरनेस हो गई, तो सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी लाइफ स्किल है जो लगभग, यदि इसका हमें ज्ञान हो जाता है, हम इसको आत्मसात कर लेते हैं, तो 50% सफलता सुनिश्चित हो जाती है। 50%, सिर्फ एक लाइफ स्किल से हम 50% सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, कैसे हम सेल्फ अवेयर हों, कैसे हम अपने बारे में ज्यादा जानें। इसमें हमें अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और सारे एस्पेक्ट्स को जानने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बेकार का नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं होता। हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छी बातें होती हैं, हर एक व्यक्ति में कोई बुरी बातें होती हैं, पर हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा, हमें ये पहचानना होगा कि हम में क्या अच्छी बातें हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पे, चाहे वो मानसिक तौर पे, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पे, चाहे वो सामाजिक तौर पे, चाहे वो सेक्सुअल एस्पेक्ट्स की हम बात करें, क्योंकि मानव जो है वो प्रोक्रिएट करने वाला है, वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला है। तो वो एस्पेक्ट्स भी बड़े महत्वपूर्ण है। वो प्रोक्रिएशन एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और जब हम उसको समझते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, हम उसको आत्मसात नहीं करते हैं, तो हम कहीं कहीं धोखा खाते हैं, और फिर हमें अपने को नीचा देखने की स्थिति भी पैदा होती है, और फिर उसमें हम गलत निर्णय भी कई बार ले लेते हैं। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 100% प्योर, 24 कैरेट गोल्ड कोई नहीं है ना। हर एक में कुछ सकारात्मक पहलू हैं, कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलुओं पर हमें विचार करना चाहिए, और हमें इस बात का अंदाज होना चाहिए कि हमारे सकारात्मक चीजें क्या हैं और हमारी नकारात्मक चीजें क्या हैं। हर व्यक्ति की लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। कुछ चीजें वो पसंद करता है, कुछ चीजों को नहीं पसंद करता। उसके लिए कोई कारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति हमें पसंद है, कोई नहीं पसंद है। आप कारण पूछिएगा तो ना, ये जस्ट स्ट्रॉन्ग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हर एक में होती है। कुछ मजबूत पक्ष होते हैं उनके, कुछ कमजोर पक्ष होते हैं। इनको जानना जरूरी है। जो प्रबंधन के लोग हैं वो स्वॉट एनालिसिस की बात भी करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की बात करते हैं। आप सब भी जानते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित यदि आप में क्वालिटीज हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। उस क्षेत्र में जो चीजों की आवश्यकता है वो आपके अंदर है, वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपका स्टेमिना बहुत है, आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, आप बहुत दौड़ सकते हैं, आप
बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप आर्मी के लिए परफेक्ट हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल आपको और पास करना पड़ेगा और आप उसमें जा सकते हैं। पर यदि आपकी जैसे एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, कि वहां 6 फीट से कम के कोई लोग नहीं होते हैं और सारे टेस्ट पे उन्हें खरा उतरना होता है। इसी तरह से जो हमारे युवा साथी हैं, जब हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है राजपथ पे, तो उससे पहले उनका सिलेक्शन होता है। उनकी एक डेफिनेट हाइट दी हुई है, जो उससे कम हाइट के लोग हैं वो उसमें नहीं जा सकते। तो हाइट उनकी स्ट्रेंथ है, अच्छी परेड करना उनकी स्ट्रेंथ है। यदि उनकी हाइट अच्छी है, उनकी परेड अच्छी है, उनको कल्चरल में थोड़ा ज्ञान है, तो उनका रिपब्लिक डे की परेड में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यदि उनकी हाइट कम है, वो उनकी वीकनेस है। यदि वो फिजिकली फिट नहीं है तो उनकी वीकनेस है। और अगर उनकी हाइट कम है, फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या वो रिपब्लिक डे परेड के लिए सेलेक्ट होंगे? नहीं होंगे। तो ये थ्रेट है। इसलिए कि आप अपनी हाइट आपके आपके बस में नहीं है। आपके बस में वो 18 साल तक है, जब तक आप खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तब आप बढ़ेंगे। जेनेटिकल भी उसमें होता है, आनुवंशिकी भी होती है, लेकिन आप अपने प्रयासों से भी उसको थोड़ा थोड़ा गति प्रदान कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब सब में अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, तो आप कहेंगे कि हम इनको जाने, कैसे जाने और क्या करें? ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे जान सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये बताते हैं कि एक आप लिस्ट बना लीजिए अपनी अच्छी गुड क्वालिटीज की, और ऐसी जो ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको करना क्या है, कैसे बनाएं? तो ऐसा है कि आप में जो अच्छी बातें हैं, जैसे आप अनुशासित हैं, आप सुबह समय से उठते हैं, सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, आप बड़ों का सम्मान करते हैं, आप पौष्टिक भोजन खाते हैं, ये आपकी अच्छी बातें हैं। उसके बाद दूसरी, इससे ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी नहीं है, आपको मालूम है अच्छी नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बात को, और आप उसको बदलना चाहते हैं। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि ये अच्छी नहीं है, तभी आप उनको बदल सकेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे युवा साथी हैं, वो आत्मावलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, और अपनी अच्छी बातों की एक लिस्ट बनाएं, 3 बातें या 5 बातें जो उन्हें लगे उचित। फिर उसके बाद 3 ऐसी खराब बातें जिनको उन्हें लगता है कि वो उनके व्यक्तित्व को खराब कर रही हैं, उनके व्यक्तित्व के इस स्तर को गिरा रही हैं। ऐसी बातें भी वो लिख लें जिन्हें उनको बदलने की आवश्यकता महसूस। अब लेकिन साथियों, ये बड़ा मुश्किल है, ये असेसमेंट करना, ऑनेस्ट असेसमेंट बहुत मुश्किल है कि कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन सी बातें खराब हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, करीब 38-40 प्रोफेसर वहां पर थे, और जो हम प्रोफेसर हमारी क्लास ले रहे थे, उन्होंने हमें एक स्लिप बांट दी और उसमें कहा कि आप लोग अपनी 3 अच्छी बातें और 3 खराब बातें लिखिए। आप लोग लिख लीजिए, सोच लीजिए, लिख लीजिए, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, और जब आपसे पूछूंगा तो बताइएगा। और उन्होंने आधे घंटे बाद लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों ने लिख लिया? तो हाँ, लिख लिया। उन्होंने कहा अच्छा बताइए अच्छी बातें किन लिखनी सबने? तो सबने हाथ किया, खड़ा कर दिया कि अच्छी बातें लिख ली। उन 38-40 में से सबने हाथ खड़ा किया कि अच्छी बातें उन्होंने लिख ली। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए ऐसी बातें जो गड़बड़ हैं, जिनको आप बदलना चाहते हैं, नॉट सो गुड क्वालिटीज, वो लिख ली? तो आप यकीन मानिए 4 लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें कमी हमेशा सामने वाले में दिखती है, हमें कमी अपने में नहीं दिखती। और मित्रों, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप अपना हाथ ऐसे करते हैं ना, आप अपना हाथ ऐसे करते हैं, तो ये अंगूठा ऐसे होता है और ये उंगली, एक आपकी सामने की तरफ उंगली है, एक उंगली ये सामने की तरफ है, तो ये 3 उंगलियां कहाँ हैं? 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। जब आप सामने की तरफ इशारा करते हो तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये जो मानसिकता है हमारी कि हम अपनी गलतियों को समझते हैं, और यदि हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो हम उन्हें ठीक कैसे करेंगे? तो हम लोग ये कहते हैं कि
ईमानदार होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप एक तो लिस्ट अपने आप बनाइए, एक लिस्ट अपने मम्मी पापा किसी से बनवाइए कि हमारी अच्छी और खराब बातें बताइए। कई बार मित्रों आपको लगता होगा, आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं, आप 1-2 दिन साथ रहते हैं, तो उसके बाद वहां एक खेल खिलाते हैं कि आपकी पीठ पे वो एक-एक कागज चिपका देते हैं, कार्ड शीट टेप से चिपका देते हैं और सारे मित्रों से कहते हैं कि इन जो व्यक्ति के ये कागज है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है। तो उस 2 दिन की 3 दिन की वर्कशॉप में आपके सारे लोग जो सहभागी होते हैं उस वर्कशॉप में, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्हें लगती हैं, जैसा उन्होंने समझा है, उनको उस पे लिखते हैं और बाद में फिर निकाल के आपको दे दी जाती है कि आपको ये समझ में आए कि आप पब्लिकली, आप सामाजिक रूप से कैसा आपके बारे में लोग विचार रखते हैं, तो आप उससे अपने को अमेंड करें। यदि आपको कहीं पे परिवर्तन करने की जरूरत है, तो परिवर्तन करें। तो इसी तरह से ये अपने माता-पिता से आप कर सकते हैं या फिर अपने शिक्षक से। यदि आप कॉलेज जाते हैं, यदि आप स्कूल जाते हैं, अगर आप जाते ही नहीं, घर में बैठे हैं या ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो वह टीचर आपके बारे में कैसे बताएगा? वो तो तभी बता सकता है कि जब आप उससे रेगुलर संपर्क में रहें, वो आपकी बातों को समझे। जैसा गुरुकुल में होता था ना, कि गुरुकुल में 24 घंटे शिक्षक और शिक्षार्थी, गुरु और शिष्य साथ-साथ रहते थे। गुरु के उठने से पहले शिष्य पहले उठ जाते थे और गुरु के सोने के बाद रात में सोते थे। दिन भर उनसे पढ़ते थे, सीखते थे, कार्य करना सीखते थे, अ, गाय भैंस चराना सीखते थे, खेती-बाड़ी सीखते थे, हर चीज़ वो गुरु के माध्यम से सीखते थे। ऐसा ही कुछ-कुछ हमारे एनएसएस के कैंप में भी होता है। तो 1 हफ्ते के कैंप रूरल एरियाज़ में दिन-रात के लगते हैं। उसमें लगभग गुरुकुल की परंपरा का निर्वहन होता है और वो बच्चों को, यूथ को बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये कहते हैं इस यूथ से कि आप जो अपनी ये चीज़ें हैं ना, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उनको आप लिख लीजिए और जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको लिख के उनको अभी कहाँ इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको एक A3 साइज़ के पेपर में या A4 साइज़ के पेपर में बढ़िया लाल पेन से लिखिए जिससे दूर से पढ़ सकें और उनको आप अपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए या जहाँ पर सोते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। तो आप कहेंगे वाह! ये क्या सर मज़ाक है, क्योंकि हम अपनी कमियाँ अगर लिख के उसको चिपका दें तो घर में हमारे जो भाई-बहन हैं वो हमें चिढ़ाएँगे, हमारे मित्र कभी आएँगे तो वो हमें चिढ़ाएँगे। इससे चिढ़ाने से मत डरिए, क्योंकि अगर आपने उसको लिख के वहाँ लगा दिया तो आप बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं। आपने ये चीज़ समझ ली कि ये आप में कमियाँ हैं और इन्हें आपको बदलना है। तो जो कमियाँ हैं उन्हें बदलने के लिए आप आगे कार्य करें, धीरे-धीरे बदल जाएँगी। 3 कमियाँ हैं, धीरे-धीरे जैसे मिसाल के तौर पर जब कोई बच्ची है वो पढ़ रही है, उसके पिताजी के साथ कोई उसके दोस्त आ गए हैं, तो पिताजी अक्सर जब कोई दोस्त आता है तो चाय बनाने के लिए बच्चों को बुला लेते हैं। बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, तो उन्होंने कहा, "अरे! प्रीति बेटा ज़रा चाय बनाना, देखो शर्मा अंकल आए हैं।" उसको गुस्सा आया, उसने कहा, अरे पापा तो गुस्सा में कहा कि, लेकिन उसके बाद उसे ध्यान आया कि सामने लिखा हुआ है कि अरे हमें गुस्सा नहीं करना है। तो वो कहते हैं, "आ रहे हैं पापा, बस 2 मिनट, अभी बना रहे हैं।" तुरंत उसने धीरे से अपने जो बिहेवियर है उसको अमेंड किया। जब हमें वो सामने दिखता है, तो हमें बार-बार वो रिमाइंड कराता है और जब ज़रूरत होती है, तो हम उसको अपने बिहेवियर को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने कार्य व्यवहार को परिवर्तित करते हैं और धीरे-धीरे जब कार्य व्यवहार परिवर्तित होता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो धीरे-धीरे हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है, तो फिर उसके साथ हम चलने लगते हैं और लोग उसको, इस सकारात्मक परिवर्तन को हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग देख के खुश होते हैं और हमें सद्भावना देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बुरी बातें हैं, उनको हम पब्लिसिटी उनकी अपने घर में करें और उनको इस तरह से हम धीरे-धीरे बदल लेंगे। अब जो अच्छी बातें हैं, उनको क्या कर सकते हैं? जो अच्छी बातें हैं ना, वो उनको हम अपने करियर के निर्माण में इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे करियर के निर्माण में इस्तेमाल? वो ऐसे करेंगे कि अ, देखिए क्या होता है, हम जो भी काम हम करते हैं या हमें करना पड़ता है, वो
अच्छा वो होता है जब हमें अपनी पसंद का काम मिल जाता है ना। जो अपनी पसंद का काम मिलता है तो उसमें उससे क्या फायदा है, पसंद का काम मिले ना पसंद का मिले, उससे क्या तनख्वाह मिलनी चाहिए? नहीं, जब आपको पसंद का काम मिलता है तो आपको थकान नहीं होती है ना। कई बार जो आपको सीरियल देखना अच्छा लगता है, तो जो हफ्ते में एक दिन उसका रीटेलीकास्ट आता है ना 3 घंटे तक, 3 घंटे तक आप टेलीविजन से हिलते नहीं है, क्योंकि वो सीरियल आपको पसंद है। उसमें ये नहीं समझ में आता कि जाड़ा है कि ठंडा लग रहा है कि नहीं है ना। तो इसलिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है। संजय संजय अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, संजय अवस्थी। हाँ प्लीज, थैंक यू थैंक यू। तो इसलिए संजय, डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा। संजय अवस्थी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू संजय, थैंक यू। तो ये आवश्यक होता है कि जो जो काम हमें अच्छा लगता है, देखिए दो ही तरीके हैं। या तो जो आप जिस क्षेत्र को आप प्यार करते हैं, जो आपके दिल के करीब है, उस क्षेत्र में जाइए, तो आप उन्नति अच्छी तरह से कर सकेंगे। या फिर दूसरी चीज ये है कि जिस जगह आपको जाना पड़ा, जिस क्षेत्र में आपको जाना पड़ा, उससे प्यार करने लगिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी होती थी ना पहले, शादियों में क्या है, एक तो पहले परिवार ने देखा और शादी कर दी, उसके बाद वो पत्नी तो पति से प्यार ही करने लगती थी। आजकल लव मैरिज का मामला है कि लव मैरिज जो जो जिसको समझ में आया, जो हमें अच्छा लगता है, उससे हम शादी करते हैं। अलग बात है कि कई बार लव मैरिज में जो है मामला बाद में गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ जाती हैं। पर ये हमें ध्यान रखने की बात है कि हमें जिस क्षेत्र में जाना है उससे हमें प्यार करना पड़ेगा। प्यार के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको हम बदल नहीं सकते। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें हमें स्वीकार कर लेना। अगर अस्वीकार्य होगा वो, तो हमें रोज संकट होगा, रोज हम परेशान होंगे। और आपको एकल गीत गाना है, बोलो ऑनलाइन गा देंगे उसमें। जी, तो अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो ये जो आपने बताया ना आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। पहले होता था दो चार चीजें थी कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उसके बाद जो डॉक्टर इंजीनियर जो मैथ्स और बायोलॉजी अच्छी है वो डॉक्टर इंजीनियर हो गए, जो थोड़ा खाली आर्ट साइड से पढ़े वो आईएएस पीसीएस हो गए, और जो कुछ नहीं पढ़े लिखे वो लॉ करके बाद में वकील हो गए और आगे बढ़ गए। पर अभी तो 100-150 प्रोफेशंस हैं। कोई भी स्किल आप में है तो आप उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं और उस क्षेत्र में जा सकते हैं। आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप कार्टून बना सकते हैं, आप क्रिएटिव कोई चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि बेस्ड ऑन दिस सेट योर गोल। हमें अपना गोल सेट तो करना पड़ेगा। गोल सेट कैसे करें, गोल सेटिंग कैसे हो सकती है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि जो गोल नहीं सेट करता ना, वो कहीं नहीं पहुंचता, वो कहीं नहीं जा पाता। गोल सेट नहीं होता तो दिशाहीनता रहती है, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए युवा साथियों, आपसे मेरा आग्रह है कि आप गोल सेट जरूर कीजिए। आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनको पहचानिए अपने शिक्षकों की मदद से, अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से, क्योंकि कोई भी युवा बेकार नहीं है। हर एक में क्षमता है, छिपी हुई क्षमता है। अवसर मिलने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है और उसको डेवलप करने की जरूरत है। यदि हम उसको पहचान लेंगे, उसको विकसित कर लेंगे, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। क्या होता है फिर इसके बाद, मैं इसमें लिखा है 4 सूत्रास ऑफ इमरजेंसी, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि यदि आपने अपना दूरदृष्टि से अपना गोल निर्धारित कर लिया, तो जो लोग इमरजेंसी के टाइम में हैं वो जानते होंगे कि उसमें एक 4 सूत्र चले थे। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। वो सूत्र मजबूत थे।
उन सूत्रों के को इम्प्लीमेंट करने में यदि कोई बात हो तो वो अपनी अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कांग्रेस से वास्ता है इसलिए मैं इस चीज की चर्चा कर रहा हूं। मैं तो ऋग्वेद की उस बात को मानने वाला हूं कि नोबल थॉट्स हर तरफ से जिधर से आए उधर से उनको लेना चाहिए। आनो भद्रा जो एक उसमें ऋचा कही गई है, उसमें यह है कि जो अच्छी बातें हैं वो कहीं से भी आ सकती हैं। अपना दरवाजा हमेशा, खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए कि अच्छे विचार आए। और ये 4 सूत्रों की जो बात की, हमें अपना सर प्लीज रिपीट कर सकते हैं फिर से एक बार 4 सूत्र? हाँ, 4 सूत्र अभी बताते हैं। 4 सूत्र ये हैं, दूरदृष्टि। जो भी हम अपना लक्ष्य निर्धारण करें वो दूरदृष्टि के साथ करें। ये दूरदृष्टि क्या है? ये दूरदृष्टि है हम अपनी क्षमताओं को पहचाने और जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उस क्षेत्र को पहचाने। जैसे क्या है ना, बहुत बार ये वकील का लोग चाहते हैं कि हमारा चैम्बर है, बच्चा वकीली बने। डॉक्टर चाहते हैं हमारा नर्सिंग होम है, बच्चा नर्सिंग वो डॉक्टर ही बने। अब वो बिटिया बेचारी वो जब डिसेक्शन करने जाती है तो खून देख के वो बेहोश होने लगती है। अब उसको डॉक्टर की अगर आप पढ़ाई करवा देंगे तो उसकी क्या हालत होगी? तो दूरदृष्टि के साथ जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आप में स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को कैसे आप लेकर आगे बढ़े अपने जीवन में, वो दूरदृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करिए। और जब जो आपकी क्षमताएं हैं वो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की आवश्यकताओं से मैच करे, उनकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से मैच करे, तो वो दूरदृष्टि से लक्ष्य निर्धारण होता है। जब दूरदृष्टि से लक्ष्य निर्धारण कर लीजिए तो आप पक्का इरादा कर लीजिए। जो 4 सूत्र है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। पक्का इरादा कर लीजिए कि हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और जब आप पक्का इरादा कर लेंगे ना तो फिर कड़ी मेहनत करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज अभी और जरूरी है, अनुशासन। ये अनुशासन कैसे आएगा? सुबह समय से उठिए, सूर्योदय से पूर्व हो सके तो उठिए, क्योंकि सूर्य देवता हैं। लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब सूर्य देवता हैं। हमारे कोई मामा, कोई मामी, कोई मौसी कभी जब रेलवे स्टेशन पे आते हैं ना, बस तो हमें सब बच्चों के साथ खेलना होता है। वो आ रहे हैं भाई बहन हमारे, तो हम 4 बजे उठ के भी, 5 बजे उठ के भी उनको स्टेशन लेने जाते हैं। और जब सूर्य भगवान आते हैं तो हमारे दरवाजे बंद रहते हैं, हमारी खिड़कियां बंद रहती हैं, क्योंकि हम सुबह उठते नहीं। तो आप सोचिए कि जो देवता हमारे दरवाजे आ रहे हैं और अगर हम उठेंगे नहीं तो फिर हमारे भाग्य का क्या होगा? हमारे भाग्य के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। यदि हमें अपने भाग्य के दरवाजे खोलने हैं तो ये आवश्यक है कि हम सूर्योदय से पहले। अब आप कहेंगे कि ये धार्मिक बातों की जरूरत नहीं। नहीं, ये हेल्थ की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? विटामिन डी हमें सूर्य की ऊर्जा से मिलता है। और ये सूर्य की ऊर्जा जो सुबह की ऊर्जा होती है ना, सबसे ज्यादा विटामिन डी उसी से संश्लेषित होता है हमारी स्किन में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सूर्योदय से पूर्व उठें, थोड़ा योग प्राणायाम करें। क्योंकि जब सांसों का अभ्यास होता है, जब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्राणायाम करते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारी शरीर ठीक रहता है। और ये हम सबने बचपन से पढ़ा है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, एक चीज जान लीजिए, बीमार बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई में इसी तरह से घिसट घिसट के चलते हैं। वो उतनी मेहनत कर नहीं पाते, उनका शरीर उतना उनका साथ नहीं देता, उनका मन उनका साथ नहीं देता, उनका हृदय उनका साथ नहीं देता, उनका मस्तिष्क उनका साथ नहीं देता। यदि आप चारों का साथ चाहते हैं तो आप समय से उठिए, अनुशासित रहिए, सुबह समय से उठिए, योग प्राणायाम कीजिए और साथ में खाने पौष्टिक भोजन भी बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि पौष्टिक भोजन से आपका शरीर सौष्ठव मजबूत होता है। तो आप चाहे अंकुएदार चने हैं, अंकुएदार मूंग की दाल है, ये खाइए। ये बर्गर और पिज्जा और ये जो मैकडोनाल्ड और ये सारी चीजें हैं ना, ये आपके पेट को भी खराब करती हैं और आपके दिमाग को भी खराब करती हैं। थोड़े समय के साथ दिमाग भी खराब होने लगता है। जब पेट साथ नहीं देता
तो दिमाग भी खराब होता है, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, आपसे खेल नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता आपसे, लेकिन तब देर हो जाती है। तो इसलिए हम अनुशासित रहें, सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें, पौष्टिक भोजन लें और फिर अपने नियमानुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। अगर ये हम करेंगे तो फिर दिन भर का एक अपना शेड्यूल बना लें, टाइम टेबल बना लें और कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो ये 4 सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, भले ही इमरजेंसी के समय दिए गए, लेकिन ये आज भी उतने मैं कहूं कि आज भी उतने उपयोगी हैं। दूरदृष्टि से लक्ष्य निर्धारण कीजिए, अनुशासित जीवन जिए, पक्का इरादा कर लीजिए कि हमें सफलता की ओर बढ़ना है और ये कदम उठाने हैं। और जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स, सेल्फ अवेयरनेस अगर होती है तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती, हमें अपने में विश्वास बढ़ता है। अब ये कहेंगे कि कैसे हम पहचाने कि हमारा सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ गोल क्या है, क्लैरिटी ऑफ गोल को हम कैसे पहचाने। तो ये सिम्टम्स देख लीजिए, ये सिम्टम्स अपने में खोजने का प्रयास कीजिए। क्या आप में, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है, ओके। जी हाँ, गीता है क्या? जी सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते गीता। तो ये पहचाने कि हम कैसे पहचाने कि हम पे क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं है। तो हम लोग अपने में ये सिम्टम्स देखें। वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मैंने कहा जल्दी उठे। तो जो लोग देर से उठते हैं ना, 10 बजे क्लास है, 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 9:30 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर बस जल्दी से ब्रश करके भागे, वो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ गोल है। एमिंग एट टू मेनी थिंग्स एंड चेंजिंग देम ऑफन, लैक ऑफ फोकस। हम बहुत सी चीजें सोचते हैं, हमारे मित्र ने कहा ये करना है तो हम वो करने लग जाते हैं, दूसरे मित्र ने कहा वो करना है तो वो करने लग जाते हैं। अपने दिमाग से नहीं सोचते, दूरदृष्टि से नहीं सोचते। वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक टीवी देखते हैं। वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम इन गॉसिपिंग एंड इंटरनेट चैटिंग, बात बहुत करते हैं। लड़कों की तो कई बार आदत होती है कि मोहल्ले की चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे बहुत देर बैठना। कई बार कॉलेजेस के पास भी दुकानें होती हैं, वहां बैठे रहते हैं, क्लास गोल करते हैं, वहां जाते हैं। तो इसमें इंटरनेट पे और गॉसिप में बहुत समय बर्बाद होता है। पोस्टपोनिंग थिंग्स ऑफन, कुछ तय करते हैं और उसके बाद उसको बदल देते हैं। स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे समय तक सोते हैं। गिविंग अप एम इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, कोई चीज तय करते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं इस तरफ जाना है और फिर बीच में उसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरी चीज पकड़ लेते हैं। काम करने में आलस्य होता है। गेटिंग टायर्ड इजली, बहुत आसानी से थक जाते हैं। फीलिंग बोर्डम एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत बोरियत होती रहती है, कोई उत्साह नहीं रहता जीवन में। यदि ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आपने लक्ष्य निर्धारण ठीक से नहीं किया है। अभी समझ जाइए और लक्ष्य निर्धारण करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। नहीं तो यदि आपने लक्ष्य निर्धारण नहीं किया है ठीक से दूरदृष्टि के साथ, तो आपकी यात्रा आपको कहीं नहीं ले जाएगी। मसलन जब आप इस ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं तो आपको पहले ये तय करना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको दिल्ली जाना है कि आपको फैजाबाद जाना है, उस तरफ की ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप वहां पहुंचेंगे। जब आप स्टेशन पहुंचकर ये सोचेंगे कि अब हमें कहाँ जाना है, कोई भी टिकट दे दो, तो हो सकता है जिस तरफ का टिकट आपने मांगा हो उस तरफ गाड़ी ही ना जाती हो उस दिन। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारित करके ही हमें यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हाउ टू सेट ए गोल, गोल कैसे सेट करें, ये आप पूछ सकते हैं कि गोल कैसे सेट करें। हमारे माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों से बहुत बात करते थे जहां उन्हें मौका लगता था। उन्होंने कहा था, स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम, छोटा सोचना नहीं चाहिए, बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचो। क्योंकि स्मॉल ड्रीम को वो क्राइम कहते थे।
जहां तक तुम्हारी तरंगें जा सके दिमाग की, जहां तक तुम सोच सको वो सोचो, क्योंकि तुम जो सोच नहीं सकते वो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी सी कहानी यहाँ सुनाना चाहूंगा। एक शिक्षक थे, वो बच्चों को उन्होंने ये कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं क्या करता, है ना। तो उसने अपना उसमें ये लिखा, यदि मैं पैसे वाला होता तो मैं क्या करता। तो उसने सब में ऐसे लिखा, और एक बच्चे ने ऐसे लिखा। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये जो है तुम, उसको उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें तुमने इतना ज्यादा लिख दिया है, इतना ज्यादा तुम्हारे पास खेस कहाँ से हो जाएगा, तुम अपनी बैकग्राउंड देख रहे हो क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा कैसे लिख सकते हो, ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम इसको कम कर दो, इसको आधा कर दो तो मैं नंबर दे दूंगा। उसने कहा नहीं सर, ये तो मैंने लिखा है, ये मैंने जो सोचा है वो लिखा है, और जो सपना मैंने देखा है मैं उसको, आप फेल कर दीजिए मुझे, मैं बदलूंगा नहीं, आप काट दीजिए, 0 दे दीजिए। उन्होंने काट के 0 दे दिया, कॉपी उसको दे दी। उसके बहुत दिनों बाद एक बार, ये अमेरिका का किस्सा है, उस एक स्कूल के बच्चे एक जगह किसी फार्म हाउस में गए, कोई बड़ी कंपनी थी, फार्म हाउस अटैच था, वहां पे वो गए, और उन्होंने जब इसने टीचर ने अपना कार्ड भेजा, और तो वहां पे उनको दिखाया, पूरी टीम आ गई, और वो उन सब बच्चों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बैठा के घुमाया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये सब इनको कैफेटेरिया में ले जाके सब बच्चों को लंच कराना है। तो सारे वो बड़े चक्कर में, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम लंच वंच कराने के पैसे नहीं ले, ये सब बच्चे अपना टिफिन लाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे मालिक ने कहा है कि आप बच्चों को लंच करा दीजिएगा, तो अब हमें तो, क्योंकि उन्होंने कहा है आप पैसे की चिंता मत करिए। तो उन सब बच्चों ने वहां लंच किया, और वो लंच करने के बाद जब उसने कहा कि भाई जो आपके मालिक कौन है, उनसे हमें मिलवा दीजिए, टीचर ने कहा। तो वो टीचर, क्योंकि हम उनको धन्यवाद देते हैं, वो जब मालिक के पास पहुंची वो टीचर, तो मालिक बैठा था, उसने नमस्कार किया। तो उन्होंने कहा भाई आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना सब हम बच्चों का ख्याल रखा, सब जगह घुमवाई, और वो पूरा पार्क दिखवाया और सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैम, धन्यवाद की क्या बात है, क्योंकि आप, फिर उसने पीछे दिखाया, उसके पीछे एक डिस्प्ले बोर्ड लगा था, और उस डिस्प्ले बोर्ड में एक कॉपी लगी थी। उन्होंने कहा मैम वो आप देख रही हैं, उन्होंने कहा, ये क्या है। तो मैम को तो भूल गया था कि उसमें क्या है। तो कहा कि ये, उन्होंने कहा ये तो मेरे साइन है। उन्होंने कहा हाँ मैम, तो मैं जो भी हूँ आपके कारण ही हूँ आज। अरे मेरे कारण, मैंने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये कहा था कि ये सपना तुम मत देखो, और मैंने उसको मना किया था, तो ये कॉपी मैंने इसीलिए अपने साथ रखी थी उस सपने को पूरा करने के लिए। तो और वो सपना आज पूरा किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको यादगार के तौर पर लगाया हुआ है। तो वो शिक्षिका थोड़ी शर्मिंदा, उन्होंने कहा नहीं मैम, आपका तो मैं आभार मानता हूँ कि आपने मुझे प्रेरित किया। जो प्रेरित करना है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से होता है। कई बच्चे पॉजिटिव बात कहने से सीखते हैं, कई बच्चे नेगेटिव बात कहने से अपनी बात को और मजबूती के साथ आके लेके जाते हैं। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। तो हम सारे युवा साथी जो जुड़े हैं, जो शिक्षक जुड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि रीइंफोर्समेंट हमें अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। वन शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हमेशा सोचना चाहिए कि हम सकारात्मक बातों को, इवन दो इट इज पॉसिबल टू परस्यू एनी प्रोफेशन, हम कुछ भी कर सकते हैं। It is wise to choose it based on your physical, mental, social and physiological and psychological conditions। ये जरूरी है कि हम अपनी सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये तय करें कि हमें क्या करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, कोई बहुत कमजोर सा बच्चा है, यूथ है, और वो ये चाहे कि हम चल नहीं पाते, 10 कदम चलने में थक जाते हैं, हम पुलिस में चले जाएं, हम आर्मी में चले जाएं, हम मैराथन दौड़ कर सकें। जब हम 100 मीटर चलने में थक जाते हैं, हम खाना ठीक से नहीं खाते, तो क्या हम पुलिस, आर्मी या स्पोर्ट्स में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमें उस क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कि जाएंगे तो फेल होंगे, हमें हतोत्साहित होंगे, हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और उस फ्रस्ट्रेशन का दुष्परिणाम भी कई बार भुगतना पड़ता है। पर्सन विद डस्ट एंड केमिकल एनर्जी, ऐसे लोग जिनको डस्ट की, धूल की या केमिकल एनर्जी, केमिकल एलर्जी है,
को छींक आने लगती है, जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, नाक बहने लगती है। ऐसे लोग यदि सीमेंट टेक्नोलॉजी में जाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां तो धूल ही रोज रोज देखनी पड़ेगी। केमिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहां भी वो केमिकल सूंघने पड़ेंगे, तो उनकी तबीयत हमेशा खराब रहेगी। मुझे याद है, मेरे एक मित्र मेरे क्लास फेलो थे, वो एक जियो सर्विसेज कंपनी थी, जियो सर्विसेज में उन्होंने ज्वाइन किया। और जो ओशन जियो सर्विसेज में उनको ऑफशोर, बॉम्बे ऑफशोर में पोस्टिंग हुई, और वो समुद्र से उनको उलझन होती थी। तो उनको वो शुरुआत में गए, कुछ समय देखा उन्होंने, फिर वो हेल्थ इश्यूज उनके लगातार रहे, और फिर उनको छोड़ के वहां से आना पड़ा। तो जो समुद्र में गया नहीं, उसे तो नहीं मालूम कि हमें समुद्र में उलझन होगी, परेशानी होगी, तबीयत खराब हो जाएगी, सी सिकनेस हो जाएगी। उसके बाद उन्हें अगली नौकरी में बहुत समस्या उठानी पड़ी, क्योंकि बहुत सा समय उनका वहां पे निकल गया, और उसके बाद उन्हें नई नौकरी मिलने में समस्या हुई। किसी की आईसाइट डिफेक्टिव है और वो कंप्यूटर के लिए काम करना चाहता है, तो भी समस्या पैदा होगी। तो इसलिए जो हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, उनको देखते हुए हमें अपना एरिया तय करना चाहिए। अब ये करें कि ये शॉर्ट लिस्टिंग मेथड है गोल सेटिंग में। इस मेथड पे हम लोग चर्चा करें तो मुझे लगता है कि युवा साथियों को बहुत आसानी होगी इसको समझने के लिए। Shortlist your goals into 3 options. After thorough brainstorming within yourself and consulting well-wishers, then write a story of at least 10 pages of yourself, how you would be after 10 years from now as a professional. Shortlisting method में ये करना है कि आपको 3 स्टोरीज लिखनी है। और कैसे स्टोरीज लिखनी है? जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप गूगल से देखिए आर्मी में क्या चीज की जरूरत होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसी सर्विस कंडीशन है, कितने दिन में प्रमोशन होता है, कैसे प्रमोशन होता है, रिटन एग्जाम से होता है कि फिजिकल टेस्ट से होता है कि परफॉर्मेंस पे ही बेस करके होता है। सारी चीजें आप जानिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए। किसी कोई अगर जानने वाला उस क्षेत्र में है तो उससे बात कीजिए। और उसके बाद आप आज अगर आर्मी में जाएंगे तो 10 साल बाद आप किस स्टेज में पहुंचेंगे, वो आप पूरा अपनी स्टोरी लिखिए। कैसे आप अपना काम करेंगे, कैसे दुश्मन से वो करेंगे, कैसे स्पाइंग करें, सारी चीजें जो आप जितना उसके बारे में जान सकते हैं वो लिखिए। इसी तरह से 2-3 दिन बाद एक फील्ड का जब लिख लिया तो दूसरी फील्ड आप कोई चूज कर लीजिए। मान लीजिए पत्रकारिता है, तो आप एज ए रिपोर्टर कैसे आप एंटर करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप एडिटिंग में रहेंगे, कि रिपोर्टिंग में जाएंगे, कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाएंगे। येलो जर्नलिज्म में नहीं जाएंगे भाई, वो जाना ठीक बात नहीं है, उसके बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 साल में आप संपादक के तौर पर जाएंगे, या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जाएंगे, कि प्रिंट मीडिया में जाएंगे। इस तरह की एक और स्टोरी लिखिए। फिर उसके 2-3 दिन बाद एक आप तीसरी स्टोरी लिखिए कि आपको शिक्षक का प्रोफेशन अच्छा लगता है, आप फिजिक्स वाला बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपने जिस क्षेत्र में हो, आपने भले कोई क्वालिफिकेशन ली हो या ना ली हो, लेकिन उस क्षेत्र से आपको प्यार है, आप उस क्षेत्र को आगे लेकर जाएंगे, आप यूट्यूब में अपनी चीजें बनाएंगे। आप भी फिजिक्स वाला के जैसे धीरे धीरे अपनी चीजों को आगे लेके जाएंगे और यूट्यूब में पॉपुलर हो जाएंगे, और आज से 10 साल बाद आपकी कंपनी भी 10 करोड़ की होगी। ये आप सोच सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आप आज से 10 साल बाद आप अपने को कहाँ देखेंगे, वो तीनों को रखें। उसके बाद आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते तक उसको रखा रहने दीजिए, और एक हफ्ते बाद आप फिर तीनों स्टोरीज को एक साथ एक सांस में पढ़ जाइए। देन रीरीड एनी वन स्टोरी इमीडिएटली। आप जब तीनों को पढ़ लीजिए तो उसके बाद एक किसी स्टोरी को उसमें से दोबारा पढ़िए। विच एवर स्टोरी यू रीरीड, जिस भी स्टोरी को आप दोबारा पढ़ेंगे, दैट गोल इज क्लोज टू योर हार्ट। वो गोल, वो लक्ष्य आपके दिल के समीप है, आपके दिमाग के समीप है। और उस गोल को यदि आप परस्यू करेंगे तो फिर choose that as your goal and work hard towards achieving that. Nobody can stop you from achieving that goal. कोई भी आपको उस गोल को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। ठीक है? तो
हाउ टू फोकस, ये मेरे इसमें, मैं एक सेकंड, ये पूरी हेडिंग मुझे उसमें समझ में नहीं आ रही है। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, मेरे उसमें आ नहीं रहा है जी सर, हेडिंग। क्लियर है। हाँ, हेडिंग जरा पढ़ दीजिए शाहीन, हेडिंग पढ़ दीजिए। हाउ टू फोकस योर, How to How focus to focus toward your goal. yourself towards your goal. हाउ टू फोकस योरसेल्फ टुवर्ड्स योर गोल। ठीक है, तो अब जी जब जी आपने ये गोल निर्धारित कर लिया, आपने ये शॉर्ट लिस्टिंग मेथड से गोल निर्धारित कर लिया, तो अब कैसे आप अपने को केंद्रित करें उस गोल को अचीव करने के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इफ यू फोकस टुवर्ड्स योर गोल, यू कैन डू वेरी वेल इन लाइफ। अगर आप अपने को केंद्रित कर लेंगे उस गोल की तरफ जो आपने दूरदृष्टि के साथ निर्धारित किया है, शॉर्ट लिस्टिंग मेथड के साथ निर्धारित किया है। एवरीवन शुड एम टू बी एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। हर एक को एक आउटस्टैंडिंग पर्सन बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही वांट्स टू बिकम इन फ्यूचर। ठीक है, जो भी बनना चाहे उससे नहीं, एक अच्छा इंसान सबको बनना बहुत आवश्यक है। और हम एनएसएस के लोग जो हैं वो तो हमेशा से इस बात के लिए चर्चा करते हैं कि एक अच्छा इंसान होना, बेहतर इंसान होना बहुत जरूरी है। आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो आप जो प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, यदि आप अच्छे इंसान हैं तभी दुनिया आपको याद करती है। आपके प्रोफेशन के कारण उतना याद नहीं करती। अच्छे इंसान हमेशा याद किए जाते हैं और एक इनडेलिबल मार्क, एक अपनी छाप छोड़ के जाते हैं समाज में, जो सबके लिए, उनकी प्रोजनी के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके खानदान के लिए, उनकी विरासत के लिए बहुत अच्छा होता है। For this to happen, one has to split long-term goals into short-term goals, like yearly to daily. तो यदि आपको फोकस करना है तो आपको जो आपका गोल है उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे? एक आपने ईयरली गोल बनाया, क्योंकि देखिए जो गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART, स्मार्ट, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है, आप जो भी करें स्पेसिफिक गोल हो, वेग नहीं हो, मेजरेबल हो, उन्हें नापा जा सके, अचीवेबल हो। हवा की बातें मत कीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। आप, अगर आपकी क्षमता आपको लगती है या आप क्षमता आप पैदा कर सकते हैं, आप में प्रतिबद्धता है अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप अचीवेबल चीजों को लीजिए। और रियलिस्टिक होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, आभासी नहीं होने चाहिए, और समयबद्ध होने चाहिए कि हम साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ये प्राप्त कर लें। तो इस तरह से आप, लेकिन जब जैसे आपको इम्तिहान है, आपका मान लीजिए 2 महीने बाद इम्तिहान है और आपको 5 पेपर देने हैं। मान लीजिए 5 पेपर में आपको एक पेपर में 25 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना? तो 25 चैप्टर पढ़ने हैं और 5 पेपर हैं, तो 125 चैप्टर हो गए। और आपका इम्तिहान है 2 महीने बाद, तो 60 दिन बाद आपका इम्तिहान है। 125 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, आपके पास 60 दिन है। तो उस 60 दिन को आप डेली गोल में, महीने के गोल और डेली गोल क्या बना? 125 चैप्टर 60 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन में 2 चैप्टर ना, फिर 5 दिन आपको 3 चैप्टर भी करने पड़ेंगे। जब आप ये इसको स्प्लिट कर लेते हैं गोल में, ईयरली गोल को हाफ ईयरली गोल, हाफ ईयरली को क्वार्टरली, क्वार्टरली को मंथली, मंथली को वीकली और वीकली को डेली गोल, तो डेली आप अपने गोल को अचीव कर लें, उस गोल की तरफ एक कदम बढ़ा लें। ये एनालिसिस आपको रोज रात में करनी पड़ेगी। और यदि आप ये एनालिसिस कर लेंगे, इस बात से आप भिज्ञ रहेंगे, इस बात को आप आत्मसात करेंगे कि आपने आज का गोल पूरा कर लिया। सोने से पहले हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने जो गोल निर्धारित किया था क्या हमने किया, क्या हमने जो अपने व्यवहार में चेंज के बारे में सोचा था क्या वो हमने उसको किया। तो इस तरह से हम जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो यदि कोई चीजें उसमें से हमने नहीं करी होंगी ठीक से, तो अगले दिन हम अपने को सुधारने का प्रयास करेंगे। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग टेक्निक्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। इसमें 4 टेक्निक्स की हमने बात करी है।
इसमें भी चर्चा करेंगे। ये है ऑटो सजेशंस, सेल्फ हिप्नोसिस, ऑटो कमांड्स एंड विजुअलाइजेशन। ये 4 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देयर इज ए सुपर बीइंग इनसाइड एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति के अंदर एक सुपर बीइंग होता है, एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व होता है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपके अंदर भी है, आप में से हर एक के अंदर है। इफ यू कैन ब्रिंग दैट सुपर बीइंग इनटू लाइट, आपको करना क्या है? ये जो एक विशाल व्यक्तित्व आपके अंदर है, उसको प्रकाश में लाना है। वो छुपा हुआ है, वो अंधेरे में है, उसको प्रकाश में लाना है। यू कैन डू वंडर्स इन योर प्रोफेशन एंड रीच ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। यदि आप उस छिपे हुए व्यक्तित्व को आप उजाला दिखा सके, आप उसको प्रकाश में ला सके, तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर देंगे, लोगों को अचंभित कर देंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे। हम में से हर एक के 2 माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है, इट इज द माइंड ऑफ द प्रेजेंट। जो आज का हमारा दिमाग है वो कॉन्शियस माइंड कहलाता है। इफ द कॉन्शियस माइंड इज टोटली इन एक्शन, यदि वो कार्यशील है, क्रियाशील है, देयर विल नॉट बी एब्सेंट माइंडेडनेस। कुछ लोग होते हैं ना क्लास में कि वो टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या, वो कहीं और ही खोए हुए हैं, वो अपने संसार में खोए हुए हैं। वो चाहे किसी कारण से हो, वो चाहे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से हो, चाहे वो प्यार के कारण से हो, चाहे वो लड़ाई के कारण से हो, किसी भी कारण से एब्सेंट माइंडेडनेस आ सकती है। ऑल्सो एनीथिंग दैट यू डू, इफ यू डू इट कॉन्शियसली, दैट वर्क विल बी एक्सीलेंट। यदि कोई भी काम आप पूरे मनोयोग से करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, तो वो एक्सीलेंट होगा, अति उत्तम होगा। However, it works according to the dictates of the subconscious. लेकिन ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये चेतन मन जो है ना, ये चेतन मन किस पे आधार पे काम करता है? ये अवचेतन मन के आधार पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? इट इज द माइंड ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का माइंड है, भूतकाल का माइंड है। भूतकाल का ये नहीं कि पिछले जन्म का, अभी इस जन्म में अभी हमने क्या चीजें करी हैं, वो अवचेतन मन में चला जाता है। हमने किसी को प्यार किया, वो चला गया। हमने किसी को धोखा दिया, वो चला गया। हमारी कभी तबीयत खराब हुई, वो चला गया। कुछ गलत करने से हमें नुकसान हुआ, वो चला गया। कुछ अच्छा करने से हमें फायदा हुआ, वो चला गया। ये सब अवचेतन मन में चला जाता है। इट इज वेरी पावरफुल, ये बहुत शक्तिशाली है। यू आर वॉट योर सबकॉन्शियस माइंड इज। तुम वही हो जो तुम्हारा अवचेतन मन है। इफ इट इज गुड, ये अच्छा है, यू विल बी गुड, तुम अच्छे रहोगे। अदरवाइज यू कैन नॉट बी गुड, अदरवाइज आप अच्छे नहीं रह पाएंगे। एक बच्चों, एक किताब है जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यदि कभी मौका लगे तो उस किताब को आप पढ़िएगा। आपके बहुत से फैक्ट आपको उजागर हो पाएंगे। When you want to do something, the conscious mind consult the subconscious mind. The subconscious mind approved the proposal if you have already done similar work in the past. क्या होता है, जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड से पूछता है। पर ये चीज ना बड़ी सहज होती है। अरे यार, ये चीज कॉन्शियस माइंड जब कुछ करना चाहता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड से पूछता है। ये सहज होती है, ये कोई टेलीफोन जैसी बात नहीं होती। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बहुत क्लोजली गार्डेड, उनके बीच में सीक्रेट है। वो आपस में बात करते हैं। और जब यदि सबकॉन्शियस, अगर आपने ये वर्क, कोई काम जिसके बारे में कॉन्शियस माइंड ने पूछा है, आपने पहले किया है, तो सबकॉन्शियस माइंड बताता है हाँ हाँ, अरे ये तो हम पहले कर चुके हैं, है ना। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया चलाते हैं, आप 4 बार आगरा एक्सप्रेसवे से जा चुके हैं। अगर 5वीं बार जाने का है, कोई प्रपोजल आता है, आप मित्र के साथ जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, वो आपको अपनी गाड़ी से कहते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी से ले चलिए।
तो आप कहते हैं हाँ हाँ आगरा जाना है, तो तुरंत जैसे ही आप उनसे कहेंगे कि आगरा जाना है भाई शर्मा जी, तो शर्मा जी के सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अरे आगरा तो हम 4 बार जा चुके हैं, कोई बढ़िया रोड है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तुरंत एग्री कर जाता है और वो कर लेते हैं उस काम को। जैसे इफ यू एम टू प्रेजेंट अ पेपर इन ए सेमिनार, आप एक सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, कॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है, मटेरियल इकट्ठा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे तभी अपनी स्वीकृति प्रदान करता है जब पहले आपने किसी सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया होगा। यदि नहीं किया है तो वो डरता है। देन हाउ कैन एन इनएक्सपीरियंस, तो फिर यदि ये बात है कि आपने पूर्व में किया है तभी उसकी अनुमति प्रदान करेगा, तो इनएक्सपीरियंस पर्सन क्या करें? पहली बार कोई काम नहीं कर पाएगा क्या, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको अलाउ नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। देन हाउ कैन एन इनएक्सपीरियंस पर्सन एम टू प्रेजेंट अ पेपर सक्सेसफुली? थ्रू प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम कोई भी काम कर सकते हैं। इफ यू कैन प्रोग्राम द सबकॉन्शियस टू बिलीव दैट यू आर क्वालिटी स्टफ, यदि आप अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिला सकें कि आप बहुत गुणवत्ता वाले व्यक्ति हैं, then it guides your conscious to act with single mindedness, तब वो आपकी कॉन्शियस को ये कहता है कि तुम इस क्षेत्र में काम करो। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, अब ये सवाल है। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण सी, बहुत आसान सी चीज है। यदि हम इसको लेकर चलें, हम अपने शिक्षक साथियों से जरूर ये आग्रह करेंगे, आप लोग कहेंगे तो ये प्रेजेंटेशन भी हम आपको भेज देंगे पर्सनली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है, ये कॉपी फ्री है, जो जितने लोग इससे लाभ उठा सकें वो अच्छा है। ऑटो सजेशंस, जिसकी अभी हम लोगों ने पहले बात करी थी, ऑटो सजेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, विजुअलाइजेशन, है ना, ऑटो कमांड, वो चारों चीजों की बात करेंगे। इमेजिन ए ग्लास फुली फिल्ड विथ फिल्थी और मर्की वाटर, एक ऐसे ग्लास में पानी है जो कि गंदा है, जिसमें मिट्टी पड़ी हुई है, और आप एक आपके पास एक बड़े भगोने में पानी है जिसमें प्योर वाटर है। आप चाहते हैं ये जो प्योर वाटर है इसको हम ग्लास में डालें ऊपर से, और पूरे प्रेशर से डालें जिससे कि उसका पानी धीरे धीरे साफ हो जाए पूरा। तो आप जब ऊपर से जोर से डालेंगे तो वो पूरा पानी साफ हो जाएगा, ठीक है। इफ यू कीप ऑन pouring प्योर वाटर कंटिन्यूअसली until the entire filth is washed away, glass will be completely filled with pure water, धीरे धीरे उसकी गंदगी चली जाएगी और उसमें साफ पानी रहेगा। बचपन में हम लोगों ने ऐसे बहुत किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, निश्चित तौर पर किया होगा। Human mind is like filthy water. A lot of ifs and buts will haunt your mind and often make you doubt your own ability. जो मानव मस्तिष्क है ना, इसमें ऐसे ही गंदगी भरी हुई है, बहुत सी चीजें, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा तो है लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारी बहुत सी चीजें आपको परेशान करती रहती हैं। डॉक्टर मनीष प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना माइक, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। डॉक्टर मनीष, थैंक यू मनीष जी। ठीक है, टू वॉश अवे द फिल्थ you have to flood your subconscious with positive powerful affirmations. आपको क्या करना है, आपके दिमाग में जो किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। इनसे मुक्ति कैसे पाएंगे? आप अपने मन को, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और शक्तिशाली एफर्मेशंस दीजिए, सकारात्मक बातें कहिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो सजेशंस। ऑटो मीन स्वयं, सजेशंस मीन अपने को एक सजेस्ट करना, अपने को बताना। Wherever you are, whatever you are doing, keep telling yourself following word. जो भी आप कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप कहो अपने से, I am capable, मैं कैपेबल हूं, मैं होपफुल हूं, मैं फॉर्चुनेट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं ईगर हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं एंथुजियास्टिक हूं, मैं एक्सीलेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, I am courageous, I dedicate myself to the country, I am disciplined. ये सारी सकारात्मक चीजें जो हैं, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं। आप सबकी वोकेबुलरी, मुझे पूरा विश्वास है, मुझसे मजबूत होगी। अब बहुत से लोग आप में से जीमैट की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग जीआरई की तैयारी कर रहे होंगे, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।
सिर्फ ये पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने से कहने की जरूरत है। आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स, आपको कहना है कि हम बड़ी चीजें प्राप्त करेंगे। आई हैव अ ग्रेट फ्यूचर, मैं बहुत अच्छा भविष्य है हमारा। इफ यू कीप टेलिंग योरसेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशन विद इन 10-15 डेज, ये जो जितना भी है ना, ये आपके अंतर मन में घर कर लेगा। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स देखी है ना? 3 इडियट्स में जब भी कुछ परेशानी होती है, जब कोई विकट परिस्थिति आती है, वो क्या कहता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने को एक सकारात्मक एफर्मेशन देता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बेटा, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, अभी हम लोग 10-15 मिनट का समय लेंगे, जिसमें कि हम लोग आपसे आपके सवालों को ले लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अंजलि, अनामिका, वी विल डेफिनेटली टेक अप योर क्वेश्चंस। हम आपसे बात अवश्य करेंगे, आपकी सारी बातों का जवाब देने का प्रयास करेंगे सकारात्मक तरीके से, है ना? तो चिंता नहीं करिए, थोड़ी देर और अभी 15-20 मिनट में मैं प्रयास करूंगा इसको समाप्त करके, फिर आपसे बात होगी। ठीक है? सो इसमें ऑल इज वेल वाला आपको ध्यान होगा, जब भी परेशानी हो तब वो ऑल इज वेल कहते थे, और उससे उनको एक ऊर्जा मिलती थी और चीजों से निजात मिल जाती थी। Thereafter, those words linger in your mind all the time and constantly guide to work to become so. जब आप ये सकारात्मक बातें बताते हैं, आप बताते हैं कि I am dedicated, I am confident, I am enthusiastic, तो फिर आप वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और आप वैसे ही हो जाते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है, इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस क्या है? When you wake up in the morning, while still in bed, start the day by saying, जैसे ही आप सुबह सो के उठे, बिस्तर में उठ के बैठिए और कहिए, ओ गॉड गिव मी अ ग्रेट डे, भगवान हमें एक अच्छा दिन दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद कीजिए और दीजिए, अच्छा दिन की बात कीजिए। Then think of your parents dearly for a moment with the language of your heart. फिर अपने दिल से अपने माता पिता को याद कीजिए, जिनके कारण आप अस्तित्व में आए हैं, इस संसार में आए हैं। Later recite once within yourself life's affirmation for motivation. फिर अपने मन में सकारात्मक बातों को सोचिए। Every moment I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. ये सोचिए कि जब भी हम अच्छा करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सुखी होता है, एक सकारात्मकता फैलाता है और जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करता है। Afterwards, turn the right side and get up. दाहिनी करवट से होके उठें, अपनी खटिया पर बैठे। नाउ बेंड फॉरवर्ड, आगे झुक के जमीन को छूजिए, धरती माता को छूइए। उन्होंने आपको, आपके वजन को उठाया। रात में भूकंप नहीं आ गया, नहीं तो पहाड़ में रात में लोग उठते हैं, कच्छ में रात में सोए थे और दिन में जब उठे, सो के उठे, तो जब बिल्डिंग गिर रही थी तब उठे। तो इसके लिए धन्यवाद दीजिए, आप भगवान को पृथ्वी को धन्यवाद दीजिए। टच द ग्राउंड विद राइट हैंड, दाहिने हाथ से धन्यवाद दीजिए और उसका ये, आई विल ब्रिंग ग्लोरी टू माय कंट्री, मैं अपने राष्ट्र को गौरव प्रदान करूंगा, मैं ऐसे कार्य करूंगा जिससे मेरे राष्ट्र को गौरव हो। फिर आप अपने बिस्तर से उठिए, मुंह धोइए, उसको पोंछिए और उसके बाद कुछ बहुत ही एक शीशे, बड़े से शीशे के सामने, जितना बड़ा आपके पास हो, जरूरी नहीं है आपके पास फुल लेंथ का शीशा नहीं है तो आप जाएंगे नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो शीशा है खाली आपका फेस दिख रहा है, खाली फेस दिखे और उसके सामने जाकर आप कहिए, आई विल श्योरली बिकम, जो आप बनना चाहते हैं, आई विल श्योरली बिकम प्रोफेसर, आई विल श्योरली बिकम साइंटिस्ट, आई विल श्योरली बिकम बैंक ऑफिसर, आई विल श्योरली बिकम आर्मी ऑफिसर, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप अपने उस शीशे के सामने जाकर ये कहिए, आई विल बी ग्रेट अचीवर इन लाइफ, हम जीवन में कुछ हासिल करेंगे। आई विल प्रूव माई वर्थ, हम अपनी उपयोगिता को प्रदर्शित करेंगे। आई कैन डू, आई कैन, हम कर सकते हैं, आई डू इट, हम इसको करेंगे। आई यूटिलाइज माई टाइम यूजफुली द होल डे, और आज के दिन हम अपने समय को सर्वोत्तम रूप से इस्तेमाल करेंगे। दिस इज माई चैलेंज, दिस इज माई चैलेंज, ये चुनौती है मेरी कि हम ये करके रहेंगे।
utter these sentences silently. इसको चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई समझेगा भी नहीं कि आप ये कह रहे हैं। डरिए मत कि हम ये बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि अरे ये सपने देख रहे हैं ना। आपको मन में कहना है, अपने से कहना है, किसी और को नहीं कहना। डू द above about 5 minutes and repeat it in the evening or night. शाम को भी, जो ये 5 मिनट की बात है, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, ये आपको सेल्फ हिप्नोसिस, आपको अपने को हिप्नोटाइज कहते हैं ना। कोई दूसरा व्यक्ति जब आपको हिप्नोटाइज कर सकता है तो आप अपने को हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर सकते? आप अपने को हिप्नोटाइज कीजिए, सकारात्मक चीजों के लिए हिप्नोटाइज कीजिए, अच्छा कार्य करने के लिए हिप्नोटाइज कीजिए। डेली डू 10 मिनट्स ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस विदाउट फेल, बिना फेल हुए, बिना असफल हुए 10 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम आप हिप्नोसिस कीजिए, सेल्फ हिप्नोसिस कीजिए। योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। सेल्फ हिप्नोसिस हैज द पावर ऑफ कन्वर्टिंग इवन जीरोस टू हीरोज। सेल्फ हिप्नोसिस है ना, ये जीरो को हीरो बनाने में सक्षम है, इसलिए प्रैक्टिस इट रेगुलरली। आप ये मत सोचिए, आप ऑटो कमांड भी कीजिए, आप सेल्फ हिप्नोसिस भी कीजिए, ठीक है? सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। ऑटो कमांड्स, फिर ऑटो कमांड्स में क्या है, आप साइलेंटली शाउट करते हैं अपने पे। यदि आपसे कोई चीज गड़बड़ होती है तो आप अपने को डांटते हैं, जोर से नहीं, है क्या बेवकूफ हो, ऐसे नहीं करना है, मन में धीरे से, अगर इतने धीरे से कि बुदबुदा के, कोई दूसरा ना सुने, आप सुने। आप यदि धीरे से बोल रहे हैं, आपने सुना, आपके मन मस्तिष्क ने सुना। जैसे कोई गलत काम किया, किसी चीज में गलती हुई तो कहे यू स्टूपिड इडियट फूल, हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे नहीं, नो यू कांट डू इट, ऐसे नहीं कर सकते, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं है। और नॉट ओनली फॉल्टर, जब गलती हो तभी की बात नहीं है, इवन व्हेन यू डू थिंग्स एक्सीलेंटली, आप बहुत अच्छी चीज अगर करते हैं ना, तब भी ऑटो कमांड देना जरूरी है। अपनी तारीफ अपनी पीठ ऐसे ठोकना जरूरी है ना? तो ऑटो कमांड आप कैसे करेंगे? गुड, यू डिड इट एक्सीलेंटली, तुमने बहुत अच्छा किया है। धीरे से बोलो, विस्पर करो, फुसफुसाओ, यू आर रियली कैपेबल, बहुत कैपेबल हो, कीप इट ग्रेट, कीप इट अप, great doing, great going. Miracles happen in your life if you do auto commanding. अगर आप ऑटो कमांडिंग शुरू करते हैं तो आपके जीवन में miracles आएंगे। For an average person, it takes about a month to master programming of subconscious. एक साधारण व्यक्ति के लिए सबकॉन्शियस को मास्टर करने के लिए लगभग 1 महीना लगता है, और उसके बाद वो उसके सबकॉन्शियस में आ जाता है, वो उसके पास्ट माइंड की एक्टिविटी हो जाती है, और वो करता है तो बहुत सहजता से उसको कर सकता है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में क्या है, कोई भी चीज पहली बार आदमी, जो भी चीज आपको करनी है उसके बाद पहले आपको एक अपने मन मस्तिष्क में उसकी इमेज बनानी पड़ती है, और दूसरी बार जब आप उसको एक्चुअली करते हैं तब आप करते हैं। तो इट इज सेड व्हाट यू कांट विजुअलाइज यू कांट अचीव। जिस चीज को आप सोच नहीं सकते उसको आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप पहले मन में, जैसे बताया ना, उस बच्चे ने सोचा कि इतने एकड़ जमीन हमारे पास होगी, फार्म हाउस होगा, फैक्ट्री होगी, गाय होंगी, भैंस होंगी, कैफेटेरिया होगा, सब उसने सोचा और वो हुआ, ठीक है ना? और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम, ड्रीम बिग। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो भाई, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से। और यदि आज क्षमता नहीं है तो कल उस क्षमता को एक्वायर कर लोगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। Hence spend enough time on visualizing what you will be after 5-10 years. 10 साल बाद तुम कहां पहुंचना चाहते हो? Paint the picture of that future in your mind very clearly and strongly. Work in that direction and you will definitely get it. उस डायरेक्शन में काम करो, निश्चित तौर पर तुम्हें वो प्राप्त होगा, ठीक है? एक और ये देखो, ये नहीं आ रहा है, और इसको उसमें जाके आएगा क्या? चलिए, एक छोटी सी मूवी है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे।
वीडियो को डायरेक्टली आप क्लिक कर दो ना जहाँ पे कहेगा। नहीं, वो असल में वो साइड से करके आता है इसमें, क्योंकि इसमें आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है वो। उसको बाद में कर लेंगे पहले। वो इससे आगे हो जाता है। हाँ, वो जहाँ करते हैं वो अगली स्लाइड आ जाती है, कोई बात नहीं, चलिए उसको देख लेंगे फिर अभी। तो अब ये तो एक हमारी बात हो गई मुख्य रूप से कि हम कैसे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करें, कैसे अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, कैसे हम उनकी प्रोग्रामिंग करें। और ये प्रोग्रामिंग और ये सारी चीजें यदि हम कर लेंगे तो हमारी राह बहुत सहज हो जाएगी। दूसरी एक जो एम्पैथी, तदनुभूति, जैसे एक सिंपैथी हम लोगों ने वर्ड सुना है। सिंपैथी का मतलब होता है करुणा, किसी की स्थिति से द्रवित हो जाते हैं हम, उसको कुछ सहयोग करने की या उसके साथ हम उसकी मदद करने की बात करते हैं, करुणा आ जाती है मन में। एम्पैथी है तदनुभूति या समानुभूति। इसका मतलब है कि दूसरे के चश्मे से देखना। यदि हम सुखी हैं तो हमें कैसे हम महसूस कर रहे हैं ये समझना, यदि हम दुखी हैं तो कैसा हम महसूस कर रहे हैं ये समझना। इट मीन्स एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ अदर्स। एम्पैथी इज द एबिलिटी to be sensitive to another person's feeling, that is to be able to understand their happiness, concerns, worries, fears and needs. यदि हम empathy को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी हमारी interpersonal relationship अच्छी हो जाती है। When applied to relationship, it will help to find solutions to resolve conflicts and enhance your quality of life. हमारी quality of life को भी बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, 14 साल की लड़की थी। ये बात 2012 की है, 11 में जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली वाला। आपको याद है कि रात में एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गई थी, उसको गैंग रेप किया था। उसके बाद की घटना है। ये बच्ची 8वीं में पढ़ती थी, उसका एग्जाम का आखिरी दिन था। उन लोगों ने तय किया कि उस दिन हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे 6 से 9। और उसने अपने पापा से कहा कि आज हम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाएंगे। तो क्या होगा जब ऐसी परिस्थिति में पापा क्या कहेंगे? 6 से 9 पिक्चर देखने को बच्चों के साथ, क्लास के 8वीं की बच्ची को क्या अलाउ करेंगे? क्या आप लोग करते? नहीं करते, क्योंकि ऐसी परिस्थिति के बाद नहीं होता ऐसा। तो उनके पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं जाना है। बहुत गुस्सा है, हाथ पैर झटके कि कोई हमको प्यार नहीं करता, कोई ये जरा सा पिक्चर देखने की बात है दोस्तों के साथ, आके पेपर खत्म हो रहा है, नहीं परमिशन दी। अब हमारे गुस्सा के अपना फैनियाओं जैसे मचाते हैं बच्चे, और खाना भी नहीं खाया। रात में उसकी एक दोस्त का फोन आया। उसने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा अरे यार पापा ने मूड खराब कर दिया, मना कर दिया उन्होंने। कहा ऐसा है, देखो रुचि, अंकल को ना हम लोग की सिक्योरिटी की चिंता होगी। तो अरे ये तो हमें समझ ही नहीं आया, हम तो समझे कि वो बस जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ, समझते ही नहीं है हमको। नहीं, अब ऐसे रात में हम लोग 6 से 9 ना तो ऐसा करते हैं ना, वो जो प्रीति है ना, प्रीति के भाई को भी ले ले, और ना उसकी जो कंचन की दीदी है वो तो पीएचडी कर रही है, इन लोगों को भी ले ले। और फिर ये कर सकते हैं ना कि हम लोग 6 से 9 ना जाए, हम 3 से 6 चले जाएं, तो हम अंधेरा होने से पहले घर आ जाएंगे। हाँ यार ये तो बात सही है। उसके बाद वो जाती है और समय फिर पापा मम्मी लेटे होते हैं, खाना खाया नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चुप्पे से फ्रिज खोला, मम्मी जग तो गई, पर मम्मी ने कहा खा लेने दो, खा लेने दो, क्योंकि अभी हम टोक देंगे तो हमारे गुस्सा के जाके सो जाएगी, भूखी बेचारी लेट जाएगी। और इन्होंने खोल के अपने कुछ निकाला और खाया। और उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे पापा बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे, चाय बना के 2 कप, और ये क्या चाय, ये तो बिटिया लग रही है। उन्होंने कहा अरे तुम तो, हाँ पापा क्या हो गया बेटा? उन्होंने कहा कुछ नहीं पापा, चाय। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आज तुम बड़ा जल्दी से उठ गए। हाँ बताओ कोई बात है क्या? नहीं नहीं पापा, हम ये सोच रहे थे कि वो उसकी प्रीति की का भाई भी चला जाए और वो कंचन की दीदी, तो और फिर हम लोग ना 3 से 6 चले जाए, 6 से 9 ना जाए, जिससे कि अंधेरा होने से पहले वापस आए।
पापा ने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, अगर जल्दी जाओ और वो लड़का और बड़े लोग भी जाएं, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे नहीं, तो जा सकते हो। और उन्होंने परमिशन दे दी, बहुत खुशी के साथ वो लोग पिक्चर गए और लौट के आए, सेफली आ गए और पूरा हो गया। तो पापा के नजरिए से उसको देखना उसकी दोस्त ने सिखाया। गुस्सा में हम दूसरे का नजरिया नहीं समझ पाते, उसने दूसरे का नजरिया समझा नहीं, तो उसकी दोस्त कुछ अकलमंद थी, उसने जब बताया तो पापा का नजरिया समझा। तो इसी तरह से एम्पैथी, यदि हम दूसरे के नजरिए से देखना सीख लें तो बहुत सी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाती है। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड दोज हु आर डिफरेंट टू यू। आपसे जो डिफरेंट है, आप पीयर ग्रुप में अपने साथ में हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं, आपके बाबा दादी क्या सोचते हैं, आपके चाचा चाची क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए आपको उनके नजरिए को समझना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। Means you care how others feel and willing to offer emotional support। इसका मतलब ये होता है, यदि आप एम्पैथेटिक हैं, तदनुभूति है, समानुभूति है, तो आप उनको समझना चाहते हैं और उनको सहयोग देना चाहते हैं, संवेदनात्मक सहयोग देना चाहते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल इन नीड ऑफ केयर एंड असिस्टेंस। सकारात्मक व्यवहार ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको हेल्प की जरूरत है। इसमें एक एग्जांपल है, 17 साल का बच्चा था, शहर में पढ़ता था, गांव गया छुट्टियों में, तो मम्मी पापा को लगा कि अब ये बच्चा है, हम लोग थोड़े बड़े हो रहे हैं, एक बहुरिया आ जाए तो खाना बनाने में आसानी होगी। वो पढ़ के इम्तिहान देना चाहता था। वो कहते हैं वो फलाने की लड़की है, शादी करना है। वो गुस्सा होके चले गए, कि बात करने के सिवाय वो अपने चले गए खेत खेत, अपने पगडंडी भागते चले गए। गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ तो समझ में आया कि वो लोग थोड़ी उम्र के कारण और उसके कारण उन्हें लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि इनको बांध ही देना चाहते हैं किसी लड़की के साथ। तो आके उन्होंने समझाया कि भाई हम कंपटीशन देना चाहते हैं, हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसके साथ अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। तो आप ऐसा करिए कि अब की बार जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होता है तो हम वहीं कोचिंग करेंगे, आप लोगों को भी वहां ले चलेंगे, अपने साथ में रहेंगे। जब ऐसी बात करते हैं, जब उनके नजरिए से देखा तो उनको समझ में आया और समस्या का समाधान हो गया। तो इस तरह से ये होता है कि अगर हम एम्पैथेटिक होकर देखें तो समस्या का समाधान बहुत सहज हो जाता है। मुझे लगता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगले वाले उसमें ले लिया जाएगा। अभी जो चीजें हैं, इसको मैं देखूं, अगर वो हो जाए तो शेयरिंग बंद करके इस तरह से करके मैं ट्राई करता हूं, अगर वो छोटी सी पिक्चर है वो आ जाती है तो। एक ये छोटी सी फिल्म है, 2-3 मिनट की, ये देखिए। चल नहीं रही है फिल्म अपनी। हाँ, अभी चलेगी, देखो। आ गई आ गई। शेयर नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार, मैं मनीष। सर जो है आप स्क्रीन मनीष, शेयर कर, ये फिल्म हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। फिल्म छोटी सी दिखाई है। नहीं दे रही है सर। फिल्म के ही सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर करके फिल्म ओपन करेंगे तब हम लोगों को दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, 1 मिनट।
हाँ अब आ गई, ठीक है। अब आई कि नहीं? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई सर, अभी आ आई गई, कि नहीं? आ गई, आ आ गई, गई आ गई। सर, सर आ गई। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल पिक्चर। थैंक यू। मैं यही कह रहा था कि हम में से जो हर एक युवा साथी है वो इस छोटे जो बीच का बच्चा है उसके जैसे है, और उसे ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप की और अपने शिक्षकों की मदद से अपने अंदर की जो कैपेसिटी है, जो हिडन टैलेंट है, उसको पहचाने और आगे बढ़े। इसीलिए ये छोटी सी मूवी दिखाने का मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि आप में से हर एक के अंदर, चाहे कोई विरोध में कोई भी खड़ा हो, चाहे वो शेर हो चाहे चीता हो, कोई भी हो, लेकिन आप अगर अपने पोटेंशियल को पहचान लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। थैंक यू। अब सिंह साहब सवाल अगर लेने हैं तो देख लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू अंशुमनी जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑन बिहाफ ऑफ Ranju Vyas Smriti Sansthan, I thank you all for your participation in this valuable webinar. I am sure it has motivated all participants. We can have 15 minutes time, 10-15 minutes time. If you have some questions, we can certainly talk on that. Now it is open for question. You can unmute yourself and ask your questions. अनामिका, आप बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं, आप अपनी बात कर सकती हैं। अनामिका या अंजलि, कोई भी अगर यहाँ जुड़ा है, आपका सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं, या कोई भी और पार्टिसिपेंट यदि कुछ
कुछ सवाल हो या कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तब भी आपका स्वागत है। शुमाली जी, आपने इतना बढ़िया समझा दिया कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सवाल रह गया है लोगों का। नहीं, अगर A good teacher, like a good teacher, you have taken your class very well, and I hope that everybody is satisfied. तो इस वेबिनार का हम लोग अगला पार्ट जो है वो अगले सैटरडे को शाम को 6 से 8 बजे करने वाले हैं। आप लोग अपने खुद तो जुड़िएगा ही, साथ में अपने मित्रों को और जिनको भी आपको लगता हो कि ये उनके काम की चीज है, तो उन लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगला वेबिनार 14 जनवरी को शाम को 6 से 8 बजे होगा। जी अंशुमणि जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें 2 शिक्षक का मुझे दिख रही हैं। शाहीन है, शाहीन आप कुछ अपनी बात रखना चाहें? या गीता रानी? शाहीन लखनऊ से हैं, करामत से। गीता रानी बड़ौद से हैं, मेरठ से। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गीता जी सर, बड़ा अच्छा सेशन रहा सर। एक गड़बड़ रही कि मैं बच्चों को नहीं जोड़ पाई आज, वो लाभान्वित नहीं हो पाए। हाँ, नहीं वो थोड़ा गड़बड़ी हम लोगों से भी हम हुई। लोग मैसेज में इसका ये नहीं लिखा कि YouTube का बच्चों लिंक को जो भी है वो भेज। शेयर करेंगे सबसे। आज का जो प्रेजेंटेशन है इसको हम लोग YouTube पे अपलोड करेंगे और इसका लिंक सबसे शेयर करेंगे, सब बच्चों से, आप लोगों से शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल अगर अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकती हैं। और बिल्कुल सर, अगले बिल्कुल। सेशन के लिए आप लोग जो है वो अभी से प्लान कर लीजिए, 14 तारीख को शाम को 6 से 8 बजे। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा सेशन था सर, बहुत ही यूजफुल। सर एक चीज हम पूछना चाह रहे थे। हाँ, हेलो। हाँ, बताइए शाहीन। जी हाँ सर, क्या ये लिंक हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं अगले 14 जनवरी के हाँ, लिए? बिल्कुल। ये गड़बड़ी शाहीन हम लोगों से हुई कि हमने इसमें आपको भेजा पर ये लिखना रह गया कि आप स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए। तो आपकी भी गलती नहीं है। आपको जब ये मैसेज नहीं पूरा कम्युनिकेशन हुआ ठीक से, तो ये जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जाएंगे तो ये अपनी गलती की भी चर्चा करेंगे। सर बहुत ही इनलाइटेंड सर लेक्चर था और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ आपने सर बहुत ही अच्छे से समझाया। सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही रिलेवेंट थे जो सर आपने दिए, चाहे वो निर्भया केस का हो, चाहे आपने वीडियो दिखाया, सब बहुत यही हम मिस कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स को कि अगर वो होते तो बहुत एंजॉय करते इसको और बहुत अच्छे से समझ लेते। थोड़ी गलती हुई। यूट्यूब का लिंक हम लोग भेज देंगे जैसे जैसे ये अपलोड होगा, तो आप उनको दे भी सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं। और अगली बार से आप सब लोग ये ध्यान रखिए। और हम अपने जो वो बनाएंगे ना, सिंह साहब जो पोस्टर बनाएंगे, उसमें हम ये शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट कर लेंगे कि ये लिंक अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दें। बिल्कुल ठीक है, है ना? ये थोड़ी गड़बड़ी हम लोगों से इस बार हो गई। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर गुड इवनिंग सर, मुझे ये जानना था कि आपका मतलब नेम तो हम लोग को पता चल गया, आप मतलब हैं कौन, हम लोग को ये नहीं पता, तो मुझे ये पूछना था आपसे। कहाँ से हो अनामिका, ये बताओ पहले। सर मैं कानपुर से हूँ, गोपाल नगर। कानपुर से हो, ओके। मैं अंशुमाली शर्मा हूँ, एक जयनारायण पीजी कॉलेज केकेसी कॉलेज लखनऊ में है, वहाँ पे जियोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और एनएसएस में, नेशनल सर्विस स्कीम में हो क्या तुम? हाँ सर, एनएसएस ज्वाइन किया है मैंने, बीएड कर रहे हैं। हाँ, तो मैं एनएसएस का 7.5 साल राज्य समन्वयक रहा हूँ, है ना। राज्य का जो पूरे एनएसएस में जो 3 लाख बच्चों के साथ हम लोग काम करते थे, वो मैंने राज्य स्तर पे देखा है 7.5 वर्ष। अभी मैं मई से वापस आ गया हूँ फिर कॉलेज में। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं रज्जू भैया संस्थान के साथ मिलके कि हम लोग जो लाइफ स्किल्स हैं, जीवन कौशल है, इसमें कुछ शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करें, जिससे कि उनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें और जीवन कौशल सीखें। कभी भी उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं हो, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, और जीवन में जो संघर्ष है, नित्य नए संघर्ष है, उनका सामना कर सके मजबूती के साथ। यस सर, डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा सेशन था और आपने पूरा 2 घंटे लगातार, जैसे आपकी स्पीकिंग स्किल है, आई एम रियली फैन ऑफ इट सर। सर हैट्स ऑफ टू यू, मतलब लगातार आपने 2 घंटे बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे से समझाया।
थैंक यू सो मच बेटा। Sir, pleasure to meet you, sir. गुड सेम हियर। अंजलि, आप भी कुछ कहना चाहते हो? अंजलि, चलिए मेरे ख्याल से और किसी को बात करनी है तो ठीक है, गीता से और शाहीन से हो गई। शाहीन, हम लोग इसको देखेंगे इस बार से, और आप लोग वैसे भी समझ लीजिए कि ये 14, 21 और 28 3 दिन और होने हैं। एक दिन उसमें संगीता का होगा, एक दिन विनोद चंद्रा सर का होगा, एक दिन रश्मि मैम का होगा। किसका क्या होगा ये हम बता देंगे और इसमें ये लिखा देंगे कि सारे बच्चों से शेयर कर। ठीक है? जी Thank सर। you. Thank you. हम लोग आप लोगों की जो मेल आ गई है हमारे पास, हम उसको मेल पर आपको सारा कम्युनिकेशन शेयर कर देंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करेंगे जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी उस पर शेयर की जा सके। जी सर। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब अगली बार 14 तारीख को मकर संक्रांति का शुभ दिन है, मकर संक्रांति के दिन फिर वापस मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है? नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। शाहीन, गीता, सबको नमस्ते, सब बच्चों को अंजलि। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.